नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रेया सोनल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्टर्स चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ जीके जीएस क्वेश्चन देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए यूजफुल रहेंगे। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीसीएस की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में भी बताते चलूं। क्वेश्चन इंग्लिश में है बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी एज वेल। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट्स आर फाउंड। तो बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से पुरातात्विक स्थल से जहाज के, नाव के फिगर्स और मॉडल्स प्राप्त हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री में 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो नाव के फिगर्स और नाव के मॉडल्स जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं लोथल से। ठीक है, इसके अलावा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। देखिए, लोथल से जो है वो नाव के कुछ मॉडल्स प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो के मोहरों से, मोहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सील्स। सील्स में जहाज के पिक्चर छपे होते थे। तो उस लिहाज से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो और लोथल। मोहनजोदड़ो कहाँ सिचुएटेड है? तो ये पंजाब के सिंध प्रांत के मुंडगिमरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और लोथल कहाँ सिचुएटेड है? लोथल जो है वो गुजरात में सिचुएटेड है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रमुख डॉकयार्ड यानी पोर्ट था। ठीक है, अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कई जगह खोजे गए, जिसमें से सबसे पहला जगह 1921 में खोजा गया था हड़प्पा को। ठीक है, और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दूसरा कौन सा साइट खोजा गया? 1922 में खोजा गया मोहनजोदड़ो बाय राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीजियस एंथोलॉजी कुराल कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज। देखिए, कुराल एक किताब है। ठीक है, आप लोग बाइबल के बारे में जानते होंगे। बाइबल जो है क्रिश्चियन लोग का एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक उसी तरीके से तमिल लोग का बाइबल कुराल को ही कहा जाता है। ठीक है, ये एक धार्मिक ग्रंथ है। ये आप कुराल का पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, और ये कुराल किस भाषा में लिखी गई है? तमिल भाषा में लिखी गई है। कुराल को तमिल लिटरेचर का बाइबल और लघुवेद कहा जाता है। इसे मुप्पल भी कहा जाता है, ये आप देख सकते हो। और ये एक बहुत प्रसिद्ध पोएट तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। ये आप इस धार्मिक किताब को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप लोगों ने मगध एम्पायर के बारे में तो सुना होगा। मगध जो है वो प्रेजेंट डे बिहार में जो सिचुएटेड है। तो पूछा जा रहा है कि मगध में जो भी डायनेस्टी, जो भी राजवंश चले, उसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया, उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हसीन मासुका, इस ट्रिक से आप समझ जाओगे कि सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई। देखिए, सबसे पहले है हर्यंक, फिर है शिशुनाग, फिर है नंद, मौर्य, सुंग, कण्व। अब देखिए, अब ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, फिर मौर्य डायनेस्टी, फिर सुंग डायनेस्टी। उस लिहाज से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4132। यहाँ पर देखिए डायनेस्टी का सीक्वेंस दिया हुआ है। हर्यंक डायनेस्टी का टाइम पीरियड कितना था? 544 बीसी से 412 बीसी। नंद डायनेस्टी का 344 बीसी से 321 बीसी। मौर्य डायनेस्टी का 321 बीसी टू 184 बीसी और सुंग डायनेस्टी का 184 बीसी से 75 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश एक किताब है, ये आपको दिख रहा होगा। तो पूछा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किताब किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए,
ये यूपीआरओ आरआरओ मेंस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इवन 47th बीपीएससी में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो सत्यार्थ प्रकाश किताब किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1824 में। कहाँ पे? तो गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में एक ब्राह्मण परिवार में। इन्होंने ये सत्यार्थ प्रकाश, जिसका अगर आप इंग्लिश में मतलब देखो तो क्या हो जाएगा? द लाइट ऑफ ट्रुथ। इस किताब को उन्होंने कब लिखा था? 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक और चीज आप याद रखिएगा, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में ही। ठीक है, और ये जो है हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में बहुत पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि हिंदू धर्म में जो भी सुधार करना है उसके लिए इन्होंने प्रयास किया था। राजा राम मोहन रॉय के बारे में आप लोग जानते हैं, ये जो है इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहा जाता है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ही आत्मीय सभा की स्थापना की थी, इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे और ये 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जो है 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे। इसके अलावा इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन से बस इतना ही। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उनका असली नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी। ठीक है, और उन्होंने ये जो किताब लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, इसे मैग्नम ओपस भी कहा जाता है। मैग्नम ओपस क्या है भाई? तो मैग्नम ओपस एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है मास्टरपीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द स्लोगन क्विट इंडिया? क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो नारा किसने गढ़ा था? ये नहीं पूछा है कि किसने दिया था, किसने क्वाइन किया था। तो एक पोएट थे जिनका नाम क्या था? यूसुफ मेहर अली। ठीक है, उन्होंने किया था। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी ने इस नारा का इस्तेमाल किया था भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। बट इस नारा को गढ़ा किसने था? तो इस नारा को किसने गढ़ा था? यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? सही मैच कौन नहीं है, ये पूछा गया है। एक साइड आपको पासेस दिख रहे हैं और एक साइड क्या दिख रहा है? स्टेट दिख रहा है। पासेस क्या होता है? पहाड़ों को काट करके जो रास्ते बनाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पासेस बोलते हैं। ठीक है, ला वर्ड का मतलब ये होता है पास। ठीक ना, तो जलेपला पास कहाँ है? तो जलेपला पास जो है वो सिक्किम में है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है माना एंड नीति। माना और नीति पास कहाँ है? उत्तराखंड में, ये भी बिल्कुल सही है। शिपकिला पास जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो उस लिहाज से ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है? बोमेडिला। तो बोमेडिला पास कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। ये RAS प्री में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। शिपकिला क्या है? एक माउंटेन पास है जो कि इंडो चाइना बॉर्डर में है। ये कहाँ पर है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के, ना कि जम्मू कश्मीर में। बाकी सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स। 10 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है? यहाँ पर देखिए एक पिक्चर मैंने लगाया है, आप इसे ध्यान से देखिए। ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का ही पार्ट है मिनिकॉय। ठीक है, और नीचे एक देश है मालदीव्स। ठीक ना, तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में क्या है? 9 डिग्री चैनल है। और अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है?
10 डिग्री चैनल। तो पूछा गया कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। पूछा जाएगा 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, तो मालदीव्स को किससे करता है, मिनिकॉय से। 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट्स ऑफ, जो एनसीआर है, बोलते हैं दिल्ली एनसीआर, तो पूछा जा रहा है कि एनसीआर में कौन शामिल नहीं है। देखिए ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये आप मैप में देख सकते हो, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, एनसीआर का भाग है। ठीक है, तो एनसीआर में कौन कौन से स्टेट है, यहाँ आप देख सकते हैं हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उसके अलावा दिल्ली है। तो देखिए ऑप्शन के में देखिए हरियाणा है, पंजाब नहीं है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, एनसीआर में जो है हरियाणा के 13 नहीं 14 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसके अलावे उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट है और राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावे दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टेट इज रॉन्ग। देखिए आपको पता है कि हमारे देश में कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को उनके स्टेट के साथ आपको मैच करना है। ठीक है, जहां से न्यूक्लियर एनर्जी जो है जनरेट होता है। तो कएगा जो है वो यूपी में है, देखिए CA से कएगा, CA से कर्नाटक, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। कएगा कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। कलपक्कम कहाँ है, तो कलपक्कम जो है वो कर्नाटक में है, बिल्कुल गलत। कलपक्कम कर्नाटक में नहीं है बल्कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है। कुडनकुलम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, पूछा गया था गलत कौन है, तो A भी गलत है और B भी गलत है। कायगा कहाँ पर है, तो कायगा कर्नाटक में है और कलपक्कम कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, मैं आपको मैप पे भी दिखा देती हूँ। देखिए यूपी में क्या है, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, तमिलनाडु में 2 पावर प्लांट है, एक है कलपक्कम और एक है कुडमकुलम। ठीक है, कर्नाटक में क्या है, कायगा। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है, तारापुर, और गुजरात में क्या है, काकरापारा। ठीक है, तो कायगा का देखिए कर्नाटक, कलपक्कम का तमिलनाडु, काकरापारा का गुजरात और कुडमकुलम का तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। देखिए ये हमारा अर्थ है, बीचों बीच से इक्वेटर गुजरता है जिसे 0 डिग्री बोला जाता है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ के ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या आपको देखने को मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा कहा जाता है। तो देखिए अफ्रीका में एक नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, तो वो नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, लिम्पोपो रिवर जो कि अफ्रीका की है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following offices or institute releases data of the national income in India? भारत का जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसे रिलीज कौन करता है, तो NSSO करता है, नीति आयोग करता है, CSO करता है, या PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करता है, या फिर कोई भी नहीं, या एक से अधिक। देखिए ये 66 BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि 67 BPSC तक 5 ऑप्शन पूछते थे, हालांकि अब 4 ही ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, नेशनल इनकम को ना ही NSSO रिलीज करता है ना CSO रिलीज करता है, बल्कि कौन रिलीज करता है,
एनएसओ रिलीज करता है, ठीक है। एनएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़िए। इन इंडिया द एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम वर प्रिपेयर्ड एंड रिलीज्ड बाय द अर्स्टवाइल सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देखिए पहले नेशनल इनकम को प्रिपेयर और रिलीज कौन करता था? सीएसओ, ठीक है। सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, है ना। हालांकि प्रेजेंट में नेशनल इनकम ऑफ इंडिया जो है वो एस्टिमेट किया जाता है और रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा, ठीक है। और एनएसओ जो है वो सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके बना है। और एनएसओ की स्थापना कब हुई है? 2019 में। एनएसओ की स्थापना कब हुई है? 2019 में। सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मर्ज करके, ठीक है। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। देखिए भारत में एक ऐसा समय था जब दूध की किल्लत हो गई थी और आज वो समय है जब भारत जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। तो ऐसा क्या हुआ भारत में, जो मिल्क का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पर चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है और यहाँ पर व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया गया था जिसे लीड किया था वर्गीस कुरियन ने, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड बार से रिलेटेड नहीं है बल्कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये RAS RTS में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, यूपी PCS में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? 1970 में, है ना, ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत चलाया गया था। आज जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना। और इंडिया का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है वर्गीस कुरियन को, और वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज। अब याद रखिए एक बात, जब भी नेट निकल रहा है ना तो ग्रॉस में आप माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। क्या होता है डेप्रिसिएशन? आज आपने कोई चीज खरीदा और 2 साल बाद अगर आप उस चीज को बेच रहे हैं तो उसका सेम दाम नहीं रह जाता है ना। और इनफैक्ट आप उन 2 सालों में उस मशीन पर कुछ खर्चे किए होंगे, वियर एंड टियर लॉस हुआ होगा, तो वही जो खर्चे होता है ना उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। यानी उसका कॉस्ट जो है वो डेप्रिशिएट कर गया, ठीक। तो ग्रॉस में हम लोग जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो आपको क्या निकल जाता है? नेट निकल जाता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को डेप्रिसिएशन से माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो उस हिसाब से उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C। देखिए NNP होता क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स हैज बीन अलाउड फॉर, है ना। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है, ग्रॉस होता है टोटल। नेट में आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो NNP कैसे निकल गया? GNP माइनस डेप्रिसिएशन। और ये जो NNP एट मार्केट प्राइस होता है ना, इसे ही क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कॉमेमोरेट्स द डे ऑन विच द एस्टिमेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन बिकम 5 बिलियन। दैट डे वाज। हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं हर साल, ठीक है। और वो दिन क्यों मनाया जाता है? जिस दिन हमारे दुनिया का टोटल पॉपुलेशन 5 बिलियन हो गया था ना, उसी दिन से हम लोग जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने लगे, ठीक है। प्रेजेंट में 7 बिलियन से ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में, राइट। लेकिन 5 बिलियन हमारा पॉपुलेशन कब हुआ था? और उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो हमारा दुनिया का 5 बिलियन पॉपुलेशन कब हुआ था? 11 जुलाई 1987, ठीक है। तो पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है?
11 जुलाई को, है ना। और ये इवेंट किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के द्वारा 1989 से हम लोग ये दिन मना रहे हैं, राइट। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे दुनिया का 4 बिलियन पॉपुलेशन कब हो गया था? 1974 में। 6 बिलियन पॉपुलेशन कब हो गया? 1999 में। जबकि 7 बिलियन पॉपुलेशन कब हो चुका है? 2011 में। और अभी मोर देन 7 बिलियन पॉपुलेशन हमारे दुनिया में है। देखिए एग्जाम में थीम वगैरह भी पूछा जाता है। इस बार का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम क्या था? टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, यानी कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, हर किसी को गिनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियाज यूनियन बजट फिस्कल डेफिसिट मीन्स, फिस्कल डेफिसिट का हिंदी क्या होता है? राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा मतलब होता क्या है? देखिए जितना भी आपका टोटल रेवेन्यू था, मतलब हमारे देश का जो भी टोटल रेवेन्यू रहा, उसमें से अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर को, यानी जितना भी खर्चा हुआ, जितना आय आया, उसमें जितना खर्च हुआ उसको अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका क्या निकल जाता है? फिस्कल डेफिसिट। याद रखिएगा हम लोग जो भी कर्जा लिए हैं उसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमें यही पता चलता है कि हमें कितना और रुपया जो है जरूरत है, जो कि हमें कर्ज लेना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग जो है फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज फिस्कल डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरा खर्चा जो है एक साल में हुआ 3 लाख रुपए, ठीक है, और मेरे पास पैसा कितना आया? मेरे पास पैसा जो है वो 2.5 लाख आया, ठीक है। तो जो टोटल रेवेन्यू था उसमें मैंने माइनस कर दिया टोटल एक्सपेंडिचर, तो कितना रुपए घट गया? 50,000। तो ये जो 50,000 रुपए घट गए, जो कि मुझे क्या करने पड़ेंगे? बोरो करने पड़ेंगे। तो यही जो 50,000 है इसे ही क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, राजकोषीय घाटा। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपको पता होगा एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है। तो पहले सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुई। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1774 में। और ये किसके तहत हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। इंग्लिश मिशनरीज को भारत में आकर के काम करने का अनुमति कब मिल गया? तो ये 1813 के चार्टर से मिला था, ठीक है। सी का 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल के काउंसिल में एक लॉ मेंबर को भी अपॉइंट किया गया था, और वो पहले लॉ मेंबर कौन थे? मैकवले, ठीक है। तो ये किसके तहत हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। आई होप इट्स क्लियर। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला एक्ट था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को कंट्रोल किया गया, राइट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में इंग्लिश मिशनरीज को भारत में आने का अनुमति दे दिया गया। इसके अलावा 1813 के चार्टर में ही कहा गया था कि हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने हैं इंडियन के एजुकेशन पे। इसके अलावा इसमें यह भी हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। सिर्फ टी ट्रेड और ट्रेड विथ चाइना जो है वो कायम था, बाकी सारा पे ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली मतलब एक अधिकार खत्म कर दिया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ था? अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, और वो पहले लॉ मेंबर कौन थे? मैकवले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो हमारा संविधान जो है वो कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर को। ये देखिए 68 to 62 बीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है।
हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर को। हालांकि हमारा संविधान लागू इनैक्ट कब हुआ? तो वो हुआ 26 जनवरी को। बन गया था 26 नवंबर 1949 में ही, लेकिन लागू 2 महीने बाद हुआ। क्यों हुआ? तो 1930 का जो दिन था, जिस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, उस दिन को याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? आपको पता होगा हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में, यानी कि 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का है। स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट का है। और कंकरेंट लिस्ट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें स्टेट भी कानून बना सकता है और यूनियन भी कानून बना सकता है। मान लीजिए दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो यूनियन का जो लॉ है उसे ही माना जाएगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिमिनल मैटर्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। पुलिस क्या में आता है? तो पुलिस आपका स्टेट लिस्ट का भाग है। ठीक है, इसके बाद फॉरेन अफेयर्स और टेलीविजन किसका पार्ट है? तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, आपको पता होगा हाल ही में हमारे 3 क्रिमिनल लॉज जो है वो लागू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट का हिस्सा है और पार्लियामेंट में बैठते हैं, या फिर क्या है, कैन वोट इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वोट कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव या मोर दैट वन ऑफ द अबव। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि पार्लियामेंट में कौन कौन से पार्ट है? तो पार्लियामेंट में एक है प्रेसिडेंट, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? पार्लियामेंट का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है इसका संशोधन कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इस टाइम पे क्या हुआ था? प्रीएम्बल पे पहले लिखा होता था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि चेंज कर दिया गया सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि सोशलिस्ट वर्ड और सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ। इसके अलावे द टर्म यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, तो एक और वर्ड ऐड कर दिया गया, इंटेग्रिटी। तो ये 3 वर्ड जो है वो प्रीएम्बल प्रस्तावना में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सही नहीं है? जो नॉट होता है वो जहाज का स्पीड मेजर करने के लिए यूज होता है, सही है। नॉटिकल माइल्स जो है वो नेविगेशन में, मतलब जहाजों में डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट होता है, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट का यूनिट है, ये भी सही है। लाइट ईयर जो है टाइम मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जी नहीं, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, जो भूकंप होता है उसका तीव्रता जो है हम किससे नापते हैं? तो हम किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, अच्छा पॉलीग्राफ क्या होता है? पॉलीग्राफ जो है ना झूठ पकड़ने का मशीन होता है। नेक्स्ट है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है? तो इसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है ना, और नॉर्मल से बेंड कर जाता है, ठीक है, दूर भाग जाता है, नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर भाग जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर रेयरर टू डेंसर होता तो नॉर्मल की तरफ आ जाता, ठीक है, डेंसर टू रेयरर है तो नॉर्मल जो लाइन है इससे दूर भागेगा, ठीक है। इट स्पीड अप्स एंड बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल,
ठीक है। डेंसर टू रेयरर है तो स्पीड बढ़ जाएगा और नॉर्मल से दूर भागेगा, है ना। और ये उल्टा हो जाता है अगर रेयरर टू डेंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको मिलाना है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? मिल्क में। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में। सिट्रिक एसिड किस में होता है? लेमन में। ब्यूट्रिक एसिड किस में होता है? रैंसिड बटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काउजेज ब्लैक हार्ट इन पोटैटो? पोटैटो में ब्लैक हार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये किस चीज के वजह से होता है? ऑक्सीजन के कमी के वजह से, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज इट इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये यूजफुल लगा हो और आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को सुधारने का कोशिश करूंगी। जो भी आपको सजेशन देना हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।